अब आप मुझे बताओ, इस सपने को पूरा किसी एक पार्टी की कट्टरपंथी रख के आप इस सपने को पूरा कर सकते हो? भाई यहाँ अगर मायावती जी की पार्टी वाले लोग हैं, इधर आजाद समाज पार्टी वाले लोग हैं, लेकिन इन दोनों को अगर देखा जाए तो इनके महापुरुष कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर। भाई चंद्रशेखर आजाद जय भीम बोलते हैं ना, और मायावती जी भी क्या बोलती हैं? तो जब हमारा लक्ष्य वही है कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करना है, तो मेरा उनसे ये सवाल है कि आपके रास्ते अलग अलग क्यों हैं? अरे जब मुझे यहाँ से चल के दिल्ली तक जाना है और हम 4 भाई हैं और मेरे पास चारों भाइयों के पास अलग अलग गाड़ी है, तो भाई हम एक गाड़ी से जाएंगे ना, तेल भी बचेगा, समय भी बचेगा, फिर उसके बाद में कोई थक जाएगा तो दूसरा गाड़ी चला लेगा, या फिर 4 गाड़ियों से जाएंगे तो भाई 4 गाड़ियों से जाओगे तो तेल भी भूगेगा, फिर तुम गरीब भी हो जाओगे, फिर पता लग रहा किसी को झोंका आ गया तो खत्म। तो इसीलिए हम लोगों को एक गाड़ी चाहिए। इसका मतलब कि हम लोगों को इस समाज की एक पार्टी चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें एकजुटता के साथ रहना सिखाया। और आप लोग बताओ कि अपने इस बच्चे का आप लोग साथ दोगे या नहीं दोगे? तो मेरी माताओं बहनों, मैं जब भी आप लोगों को दिल्ली बुलाऊं, अपने बेटों से कहते रहना, अपने बेटों से ये कहते रहना कि दिखाओ अभिषेक भाई कहाँ है। याद जब भी तुम्हें मेरी आए तो टाइम थोड़ा खर्च कर लेना, तुम्हें YouTube पर मिलूंगा मैं, तुम गूगल पे सर्च कर लेना। जो समाज इस देश के अंदर बहुत बड़ी आबादी रखता है, मेरी मातृशक्ति यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बैठी हुई है, और मैं ये मानता हूँ कि मुझे अपनी माँ से मिले हुए बहुत लंबा समय हो चुका है, लेकिन जब प्रोग्रामों में इस तरह माएँ बहनें मुझे आती हैं तो मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूँ कि मेरी घर की माँ की मुझे याद नहीं आती है, क्योंकि इतनी सारी माएँ मुझको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचती रहती है जहाँ भी मैं जाता हूँ। तो आप सबसे मैं यही कहूंगा कि आपका भाई एक ऐसे मिशन, एक ऐसे मूवमेंट को लेके निकला है। मैं आज किसी सरकार का विरोध करने नहीं निकला हूँ, मैं आज किसी व्यवस्था का विरोध करने नहीं निकला हूँ, मैं आज किसी पार्टी संगठन दल का विरोध करने नहीं निकला हूँ। आज मैं अपनों के साथ संघर्ष करने के लिए निकला हूँ। आप मुझे बताइए कि मायावती जी को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताइए। सब लोग जानते हैं ना? इस उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार सरकारें रही हैं। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को कौन कौन जानते हैं? ये भी हाथ उठा के बता दीजिए। चलिए, सब लोग जानते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि इन दोनों नेताओं को एकजुट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? पूरा समाज ये चाहता है ना कि हमारे नेताओं को एकजुट होना चाहिए, और नेताओं को एकजुट इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे तमाम महापुरुषों ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो शिक्षित तो हम बने, भैया समाज के लोग IAS भी हैं, IPS भी हैं, PCS भी हैं, जज भी हैं, डॉक्टर भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, कलेक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, टीचर भी हैं, बड़ी बड़ी पदवी पे बैठे हुए हैं। आज हमारे समाज के लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। भाई मैं बिना संघर्ष के आपके बीच थोड़ा ही आ गया, या बिना संघर्ष के यहाँ जिन लोगों ने, जिस आयोजक कमेटी ने इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम किया, हमारा स्वागत किया, तो बिना संघर्ष की पहचान के बिना थोड़ा ही हो गया। लेकिन हमारे नेता हमारे समाज के बीच आके कहते हैं कि आप एकजुटता बनाइए, आप एकजुटता बनाइए। अरे भाई, ये समाज आपसे सवाल कर रहा है कि आप कब एकजुटता बनाओगे। ये समाज अब नेताओं से सवाल कर रहा है कि आप कब एकजुटता बनाओगे। आप मुझे बताओ, आप चाहते हो नहीं चाहते कि आपके एरिया से आपका विधायक बने, आपके एरिया से आपका सांसद बने, इस उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को हटा के आपके समाज का मुख्यमंत्री बने? आप चाहते हो ना चाहते हो? बताओ। भाई सब चाहते हैं कि हमारा सांसद बने, विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो कैसे बनेगा? वो जब बनेगा जब हमारे नेता एकजुट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग सड़क पे निकले हैं कि हम आप सबके बीच विचार लेके आए, और आप सबने इस विचार को समर्थन तो कर ही दिया ना हाथ उठा के कि हाँ नेताओं को एकजुट होना चाहिए। तो अब एक बात का और समर्थन कर दो कि जब मैं दिल्ली के जंतर मंतर या कहीं भी दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करूंगा, अपने नेताओं को घेरते हुए और उनसे सवाल करते हुए कि जिस सदी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब ने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी 4-4 बच्चे कुर्बान करे थे ना, किस किस को पता है बताओ? 4-4 बच्चे कुर्बान करे थे ना। अगर आज आपके एक बच्चे के पेट में दर्द भी हो जाता है तो आप बेहतर से बेहतर डॉक्टर को ढूंढते हो नहीं ढूंढते हो? अगर आपके बच्चे को कोई तकलीफ हो जाए तो आप अपनी कितनी भी जमीन हो, उस जमीन को बेचने का काम कर दोगे नहीं कर दोगे कि भाई हमारा बच्चा बचना चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर के पास, वो विदेश में पढ़ते थे, किसमें? अमेरिका,
मुझे लगता है इस गांव का एक भी व्यक्ति आज तक अमेरिका नहीं गया होगा, आजादी का 78 साल बाद भी गया क्या कोई? लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर उस दौर में अमेरिका के विश्व की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे थे और वो वहां पर भी पानी से ब्रेड भिगोकर खाते थे। मुझे लगता है कि मेरे समाज का कितना भी गरीब आदमी हो, आज अपना गुजारा करने के लिए पानी से ब्रेड भिगोकर तो नहीं खाएगा। खाएगा क्या? सब लोग बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश पढ़ रहे थे। वो इसलिए खा रहे थे पानी से ब्रेड भिगो के क्योंकि उनको स्कॉलरशिप मिली थी, पैसे सीमित थे और उस पैसे से वो चाहते तो अय्याशी कर लेते या चाहते तो पढ़ाई कर लेते। अब बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ाई किसके लिए करनी थी भाई? उनके बच्चे एक जूं के बराबर भी आवाज ना आ जाए मेरे पास। उनके बच्चे घर में भूखमरी के कारण मर गए, कुपोषण के कारण मर गए। उनके बच्चे घर में, उनकी माँ थी, बाबा साहब विदेश थे, रमाबाई दूसरों के यहाँ झूठन मारती थी, उनके यहाँ गोबर पाथी थी, उनके घर झाड़ू पोछा करती थी, उससे जो भी पैसा मिलता था वो पैसा विदेश में बाबा साहेब अम्बेडकर को भी पढ़ने भेजती थी और अपने बच्चों को खिलाना पिलाना, उनकी सारी चीजें करना होता था। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने वो सारा स्ट्रगल, वो सारा संघर्ष, वो सारा त्याग या अपने 4 बच्चों की कुर्बानी किसके लिए करी भाई? बताइए किसके लिए करी? उस समाज के लिए जिस समाज को कभी नाई सम्मान से बाल भी नहीं काटता था, उस समाज के लिए जिस समाज का व्यक्ति कभी बेहतर से बेहतर शिक्षा भी हासिल नहीं कर सकता था, उस समाज के लिए जिस समाज का व्यक्ति IAS, IPS, PCS, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर तो छोड़ दीजिए, जिस समाज का व्यक्ति छोटे से चपरासी की नौकरी भी नहीं कर सकता, जिस समाज का व्यक्ति सुबह शाम घर से बाहर भी नहीं निकल सकता, जिस समाज के व्यक्ति के गले में हांडी और पीछे झाड़ू हुआ करती थी, उस समाज को सम्मान का जीवन देने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। तो क्या अब हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनके बच्चों की कुर्बानी जो थी कि हम लोग उसको जाया जाने देंगे? क्या उनका जो संघर्ष था, उनका जो त्याग था, उनका जो समर्पण था, उनका जो बलिदान था, क्या हम लोग उसको जाया जाने देंगे? बस इसीलिए हम लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। मुझे बहुत लंबा अरसा हो गया मैं अपने घर नहीं गया और मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं लगभग 28 महीने तक अपने घर नहीं जाऊंगा। और इसलिए अपने घर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस देश के जितने भी अम्बेडकरवादी नेता हैं वो सारे नेता एकजुट हो जाएं और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो सपना देखा कि हमें इस देश में अपना प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनाना है, प्रधानमंत्री मतलब जहां नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, देश का सबसे झूठा और भ्रष्ट प्रधानमंत्री जहां आज वो बैठा हुआ है, वहां पे हमारे देश का, हमारे समाज का व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे, ये सपना बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा। अब आप मुझे बताओ, इस सपने को पूरा किसी एक पार्टी की कट्टरपंथी रख के आप इस सपने को पूरा कर सकते हो? भाई यहाँ अगर मायावती जी की पार्टी वाले लोग हैं, इधर आजाद समाज पार्टी वाले लोग हैं, लेकिन इन दोनों को अगर देखा जाए तो इनके महापुरुष कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर। भाई चंद्रशेखर आजाद जय भीम बोलते हैं ना, और मायावती जी भी क्या बोलती हैं? तो जब हमारा लक्ष्य वही है कि हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना पूरा करना है, तो मेरा उनसे ये सवाल है कि आपके रास्ते अलग अलग क्यों हैं? अरे जब मुझे यहाँ से चल के दिल्ली तक जाना है और हम 4 भाई हैं और मेरे पास चारों भाइयों के पास अलग अलग गाड़ी है, तो भाई हम एक गाड़ी से जाएंगे ना, तेल भी बचेगा, समय भी बचेगा, फिर उसके बाद में कोई थक जाएगा तो दूसरा गाड़ी चला लेगा, या फिर 4 गाड़ियों से जाएंगे तो भाई 4 गाड़ियों से जाओगे तो तेल भी फूकेगा, फिर तुम गरीब भी हो जाओगे, फिर पता लग रहा किसी को झोंका आ गया तो खत्म। तो इसीलिए हम लोगों को एक गाड़ी चाहिए। इसका मतलब कि हम लोगों को इस समाज की एक पार्टी चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें एकजुटता के साथ रहना सिखाया। और आप लोग बताओ कि अपने इस बच्चे का आप लोग साथ दोगे या नहीं दोगे? तो मेरी माताओं बहनों, मैं जब भी आप लोगों को दिल्ली बुलाऊं, अपने बेटों से कहते रहना, अपने बेटों से ये कहते रहना कि दिखाओ अभिषेक भाई कहाँ है। याद जब भी तुम्हें मेरी आए तो टाइम थोड़ा खर्च कर लेना, तुम्हें YouTube पर मिलूंगा मैं, तुम गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है? तो मैं जहां भी जाऊंगा, मेरी आईडी है, मेरा YouTube अकाउंट है, मेरे सारे वहां पे लोग देखते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि जबरदस्ती अपने बच्चों को, बाबा साहेब अम्बेडकर की पत्नी ने जो त्याग किया था, वो त्याग इसलिए किया था कि आप जैसी माओ बहनों के सर पे जो पल्लू है वो सम्मान के साथ रहे।
मां सावित्रीबाई फुले ने जो त्याग किया था वो इसलिए किया था कि हमारे समाज की महिला भी पढ़ लिख कर बड़ी पदवी पे पहुंच पाए। तो आज आप महिलाओं का ये वो होना चाहिए कि आप सबके अंदर वो ज्वाला होनी चाहिए कि जो मेरा बच्चा अभिषेक या मेरा भाई अभिषेक जो हमसे कह के गया था उसकी बात को मानते हुए हम लोग अपने भाई को लेके, अपने पति को लेके, अपने चाचा को लेके दिल्ली पहुंचेंगे। पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे बताओ? पहुंचोगे ना? अब दिल्ली में कोई शादी हो तो आप सब चले जाओगे, लेकिन मैं बुला रहा हूं क्योंकि मैंने अपना घर छोड़ा। आप ये कल्पना करके देखो कि अगर आपका बच्चा 10 दिन के लिए घर को छोड़ के निकल जाए तो ईमानदारी से बताना कैसा लगेगा? 11वें दिन कैसा लगेगा? लेकिन आप सोचिए, मेरी भी तो माँ है। मुझे आज, मैं पिछली बार निकला था, बहुत सारे लोग गवाह हैं इस बात के, मैं 4.5 महीने के लिए पिछली बार निकला, फिर दोबारा 7 महीने घर रहा, फिर दोबारा निकल गया और इस बार 28-29 महीने का संकल्प ले लिया। अगर मेरे दिमाग की बुद्धि फिर गई तो हो सकता है 2029 तक घर ही ना जाऊं, कि जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा जब तक घर ही नहीं जाऊंगा। तो आप सबसे ये निवेदन है कि आप सब अपने इस भाई की हिम्मत और इसके हौसले को बढ़ाने का काम करिएगा। और आपसे आखिरी में जितने भी मेरे साथी हैं उनको एक नज्म के साथ अपनी बात कहूंगा, अपने महापुरुषों के आंदोलन को आपसे बताऊंगा और बड़े ध्यान से सुनना। पानी वानी तो पूछ लो यार। जो बात मैं कह रहा हूं इस बात को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं बहुत दिल से बोलने वाला व्यक्ति हूं, मैं बहुत ईमानदार कार्यकर्ता हूं। मैं आपके बीच अभी तक मैंने ये कहा कि मेरे पास वोट डालना, कहा तो नहीं मैंने? अभी तक मैंने ये कहा कि आप इस संगठन से जुड़ो, कहा तो नहीं मैंने? तो मेरा व्यक्तिगत कोई लालच किसी को कुछ नजर आ रहा है? मेरा इतना सा लालच है कि समाज का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो हमारे महापुरुषों का सपना पूरा हो जाए। ठीक है, मैं नज्म आप सब लोगों से कह रहा हूँ। मेरे नौजवान साथी भी यहाँ खड़े हैं, जो मेरी ताकत है, और इन नौजवान साथियों के भरोसे से ही आज मैं पूरे देश के अंदर कहीं भी धाड़ पाता हूँ, तो इन सबके लिए भी जोरदार तालियां। साथ निभाओ सारे भाई, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे। बिखरे हुए नेताओं को हम एक मंच पर लाएंगे, एक मंच पर लाएंगे। साथ दोगे नहीं दोगे बताओ? हाथ उठा के बताओ। साथ निभाओ सारे भाई, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे। बिखरे हुए नेताओं को हम एक मंच पर लाएंगे, एक मंच पर लाएंगे। पहली लाइन पे आप सुनना कि हमारे महापुरुषों ने हमसे क्या कहा और जिस समाज के अंदर राजनीतिक चेतना जगाने वाले मान्यवर कांशीराम साहब ने क्या कहा। कांशीराम जी ने कह डाला संसद पे चढ़ाई करनी है, कांशीराम जी ने कह डाला संसद पे चढ़ाई करनी है। जो सरकार निकम्मी है हमें वो सरकार बदलनी है। कांशीराम जी ने कह डाला संसद पे चढ़ाई करनी है। जो सरकार निकम्मी है हमें वो सरकार बदलनी है। पूरे विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनाएंगे, अलग पहचान बनाएंगे। बिखरे हुए नेताओं को हम एक मंच पे लाएंगे, एक मंच पर लाएंगे। आपको मैं बताऊं कि इस देश का लगभग 85% तबका शोषित था और उसकी संख्या इस देश में 85% थी। तो आप मुझे बताओ कि जिसकी जितनी संख्या भारी होती है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इस देश में 15% वो लोग जिनको आप जनरल कहते हैं, उन लोगों को 10% रिजर्वेशन मिला हुआ है। कितना मिला हुआ है? 15% लोगों के हिस्से में 10% रिजर्वेशन।
और हमारे हिस्से में कितना प्रिंस भाई बताओ? हमारे हिस्से में क्या है, 22% संख्या तो 15% नहीं मिल रहा। 22% हमारी संख्या और हमको रिजर्वेशन कितना मिल रहा है? और तब भी हमें कहते हैं हम आरक्षण वाले हरामखोरो, आरक्षण वाले तुम हो या हम हैं? हमें तो कम मिल रहा है, ज्यादा किसे मिल रहा है? और सबसे बड़ी बात ये कि आरक्षण भीख में नहीं मिला। आरक्षण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने गांधी की जान बचाने के बदले लिया था। किसकी जान? गांधी की जान बचाने के बदले। पूना पैक्ट का समझौता था। बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश से हमारे लिए 2 वोट का अधिकार लेके आए थे। हमारे देश के राष्ट्रपिता जो कागजों में हैं, वो राष्ट्रपिता जी उस पे बैठ गए थे अनशन पे, ऑनर अनशन पे, जी मैं मर जाऊंगा जी 2 वोट का अधिकार लोगे। तब वहां पे समझौता हुआ था, तब हमें आरक्षण मिला था। तो भीख नहीं आरक्षण, इस बात को हमेशा याद रखना। 100 में 90 शोषित हैं और शोषित ने ललकारा है। 100 में 90 शोषित हैं और शोषित ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। इस भारत को जिसने लूटा उसको सबक सिखाएंगे। साथ निभाओ सारे भाई, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे। हमारा सपना क्या है? हमारे महापुरुषों का सपना क्या था? ये भारत कभी सोने की चिड़िया भारत कहलाता था, लेकिन चंद चालाक लोगों ने बाहर से आकर हमारे लोगों को गुलाम बनाया, फिर हमारे हाथ से हथियार छीन लिए, हमें कभी लड़ने का अधिकार ही नहीं दिया, इसलिए भारत गुलाम हो गया। वरना अगर हमारे हाथ में हथियार होते तो ना अंग्रेजों की हैसियत थी, ना मुगलों की हैसियत थी कि वो इस देश में राज कर लेते। लेकिन हमारे हाथ में तो हरामखोरों ने हथियार ही नहीं दिए। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं, सोने की चिड़िया का भारत हमको फिर से बनाना है। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? सोने की चिड़िया का भारत हमको फिर से बनाना है। दिल्ली की गद्दी का तख्तो ताज हमें हथियाना है। सपना हमारा लाल किले से, सपना हमारा लाल किले से हम झंडा फहराएंगे। साथ निभाओ सारे भाई, मिलकर मिशन बढ़ाएंगे। पहले इस मिशन से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी न किसी जुल्म से जोड़ दिए जाओगे। अरे साथियों, वक्त है हाथ से हाथ की जंजीर बनाते चलो, वरना किसी रेशम के धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। आपके पास समय है, एकजुटता बना लीजिए। ज्यादा बात ना कहते हुए यही कहूंगा कि हम अपने घर को छोड़ के निकले हैं, तो आप सबको ये दर्द समझना भी चाहिए। और आप सब अब ये बताइए आखिर में कि आप बहुजन नेताओं को साथ लाने वाली इस मुहिम में हमारे साथ हैं या नहीं? हमारे नेता साथ आने चाहिए। भाई मैंने अपना घर छोड़ा तो कुछ सोच के छोड़ा होगा, मैं कोई समर्थ परिवार से नहीं हूँ, आप सबके भरोसे से चल रहा हूँ। जो प्रिंस भाई ने कहा, हमारा एक नारा है और मैं उस नारे को यहाँ भी कहूंगा, और मैं यही कहूंगा कि आपने अगर मेरा साथ दिया तो मैं आपको यकीनन इस बात को कह रहा हूं कि 2029 में हम आपको देश में पहला दलित प्राइम मिनिस्टर बना के देंगे, अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया। क्योंकि मेरे हौसले बहुत बुलंद हैं, मेरे हौसले इतने बुलंद हैं कि अभी मैं बहुत धीरे धीरे से मैं पूरे देश की यात्रा करने निकला हूँ। 28 राज्य हैं देश में, 28 राज्यों के अंदर मुझे जाना है। इसके बाद दिल्ली में हम लोग यात्रा करेंगे। तो अगर नेताओं को समझ आ गए तो ठीक है, वरना आंदोलन करने की तो हमें आदत है। डीएम कार्यालय को घेर लेते हैं तो डीएम झुकता है नहीं झुकता? भाई थाने को घेरते हैं तो एसएचओ झुकता है नहीं झुकता? फिर बाद में कहीं मुख्यमंत्री आवास घेर लेंगे तो मुख्यमंत्री झुकता नहीं झुकता? और हम तो वो लोग हैं जिन्होंने कई बार सरकारें झुकाई है। जब हमारे अधिकारों में बात आई है तो ये तो अपने, ये नहीं झुकने के, बताओ, ये तो अपने हैं। तो अपनों के विरुद्ध संघर्ष इसलिए हो रहा है कि यही जाके लोकसभाओं के अंदर जाएं, विधानसभाओं के अंदर जाएं और हम लोग अपने घर पे आराम से बैठ के काम करें। आखिरी में, अगर आप सबको लगता है कि हमारा आंदोलन सच्चा है, क्योंकि हम लोग अपने घर को छोड़ के निकल ही गए हैं, और जो साथी साथ में घूम रहे उनको भी पता है कि कोई नेता का सपोर्ट नहीं, कोई अभिनेता का सपोर्ट नहीं, आप सबके भरोसे से चल रहे हैं,
तो मेरी माओ बहनों, आप सबसे ये भी कहूंगा कि 10, 20, 50, 100 का जो भी आप मुझे सहयोग कर सके तो आप सहयोग जरूर करिएगा आशीर्वाद के तौर पे। अगर आपको भरोसा हो कि आपका भाई सही उस मिशन के लिए निकला, मैं निकला इसलिए हूँ कि आज भी हमारी माओ बहनों के बलात्कार होते हैं, आरोपी के पक्ष में पंचायतें होती हैं, आज भी हमें जाति के नाम पे मूछे रखने पे मार दिया जाता है, आज भी 9 साल के मासूम इंद्र मेघवाल को पानी का मटका छूने के लिए मार दिया जाता है। तो आप बताइए, क्या हम लोग आज भी मरने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आज हम लोग आज भी हमारी बहन बेटे की इज्जत आप लोग लुटवाने के लिए पैदा हुए हैं? अरे मरने के बाद आंदोलन करना हमने नहीं सीखा, हमने जीते जी आंदोलन करके अपनी माओ बहनों की रक्षा करनी सीखी और इसी के लिए मैं घर से बाहर निकला हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का मिशन ईमानदार है तो आप इसका साथ जरूर दीजिएगा। अपनी बेटी, अपने परिवार, अपने बच्चे को आप लोग शिक्षा की ओर जरूर भेजिएगा। और आखिरी में एक बात आप सबके लिए कहूंगा, हो इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, हो इस तरह हौसले आजमाया करो। मेरी माँ बहनों, मुझे लग रहा था मैं अभी बराबरी वाला सिस्टम नहीं कर रहा इसलिए आ गया। हो इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। ये जमाना आप सबको अनपढ़, जाहिल, गंवार देखना चाहता है। अगर आप भी अपने बारे में नहीं सोचेंगे, ये जमाना नहीं चाहता कि आप इस देश के हिस्सेदार बने या प्रधानमंत्री बने, अगर आप भी अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो 7 समुंदर पार से आपको समझाने कोई नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि बेटों और बेटियों के बीच कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जितनी हमारी बेटियां पढ़ना चाहती हैं उनको पढ़ाना चाहिए, जितने हमारे बेटे पढ़ने चाहिए उनको पढ़ना चाहिए। और बिना पढ़े हमारा मूवमेंट सफल नहीं हो सकता है। नशे से दूर रहो और शिक्षा से आगे बढ़ो। मैं आखिरी में एक और नज्म आपसे कह देता हूँ, मैं इस नज्म को कह दूं उसके बाद आना। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि इतना हिम्मत और हौसला आपके अंदर आता कैसे, तो मैं बताता हूँ। पढ़ते दुख अपने पुरखों का लिखता हूँ मैं, वो जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, वो दर्द गाने कभी हौसला चाहिए, जहाँ हथेली लिए दर्द लिखता हूँ मैं, हो जहाँ हथेली लिए दर्द लिखता हूँ मैं, हो अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। बड़े ध्यान से सुनिए, हो अपनी सांसों में बात रखना मुझे, हो अपनी सांसों में बात रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, हो मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे। इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि बहुत कम उम्र में बहुत दुश्मन बना लिए हैं, क्योंकि जिस व्यवस्था के साथ और इसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ वो दुश्मन बहुत ताकतवर है। लेकिन आप माओ बहनों के आशीर्वाद के भरोसे चल रहा हूँ। लेकिन ये भी जीवन की सच्चाई है कि जो आया है वो जाएगा भी। तो अगर किसी हादसे में आपका भाई चला जाए तो इस आंदोलन को, इस मिशन को रुकने मत देना। बस आप सबसे यही कहकर विदा लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको दे दो, इनको।